हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निकल अप्रोच के तहत जो उपागम है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद जो तीसरा उपागम है जिसे कि लुम्सडेन ने डिफाइन किया था, उसके प्रणाली विश्लेषण को हम आज स्टडी करेंगे। प्रणाली विश्लेषण के बाद आगे जितने भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, CIA है और लर्निंग आउट इंस्ट्रक्शंस हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रणाली विश्लेषण से। इसको बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। तो आप ये समझ लें कि सिस्टम अप्रोच को जो देने वाले हैं उनका नाम है लुम्सडेन। और इसके पहले ही आप इस बात पर चर्चा हम कर चुके हैं कि लुम्सडेन ने जो प्रणाली विश्लेषण के पहले जो शैक्षिक तकनीक का विभाजन किया था, प्रकार किया था, वो उन्होंने 3 प्रकारों में बांटा है। एक उन्होंने हार्डवेयर बोला है, एक सॉफ्टवेयर बोला बताया था, और एक बोला था सिस्टम अप्रोच। यानी ये 3 तरीके हैं जो हमारी स्टडी को ध्यान देंगे। यानी हम जिनको स्टडी करेंगे लुम्सडेन के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इन 3 पार्ट्स में बांटकर रहती है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कल एक वीडियो सिस्टम अप्रोच के पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर के बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, जिसमें हमने आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के इतिहास को डिस्कस किया है, प्लस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है। काइंडली उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस उससे डिपेंड करेंगे। अब हम सिस्टम अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम अप्रोच को स्टडी करते समय हम ये बात ध्यान देंगे कि इस सिस्टम अप्रोच की प्रणाली में लुम्सडेन ने कहा है कि इसके 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। यानी प्रणाली अप्रोच को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम योजना बनाना, नंबर 1 योजना बनाना, योजना की रूपरेखा तैयार करना, योजना का विकास करना, योजना क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। ये 5 अप्रोच आपको सिस्टम अप्रोच में फॉलो करनी है, और ये लुम्सडेन महोदय ने दी थी। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में कि लुम्सडेन के अकॉर्डिंग जो हमारी सिस्टम अप्रोच है उसके 5 स्टेप्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहे उसका पहला स्टेप क्या है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है कि योजना बनाने जो सिस्टम अप्रोच है जिसमें कि हम प्रणाली विश्लेषण कहते हैं, उसका पहला चरण क्या है? योजना बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम योजना बनाएंगे, फिर योजना कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसकी डिटेल तैयार करेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और वो फिर कितनी सक्सेस हुई है उसको इवैल्यूएट करेंगे। ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अगर लुम्सडेन के अकॉर्डिंग हम सिस्टम अप्रोच को देखते हैं तो लुम्सडेन महोदय ने 5 अप्रोच बताई हैं, और जो रमन हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी प्रणाली विश्लेषण के 7 चरण हैं। इन 7 चरणों में पहला चरण है उद्देश्य का प्रतिपादन। यानी सबसे पहले हमको एम देखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस काम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सेकेंड है प्रणाली संपादन का अवलोकन। उसका जो प्रोसेस है उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रणाली काम कैसे करती है। तीसरे नंबर पर है प्रदत्तों का संकलन। हमें देखना होगा कि डेटा क्या है, आखिर किस बात की जानकारी है, डेटा कलेक्शन लेना होगा, और डेटा यानी हमें आंकड़ों का कलेक्शन करना होगा। फिर प्रदत्तों का विश्लेषण, यानी जो आंकड़े आए हैं हमारे पास इनका एनालिसिस करना होगा हमको, और SYS एनालिसिस। तो
यहाँ पर हमको इसका एनालिसिस करना होगा, फिर समस्या को पहचानना। तो इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले अब हमको समस्या पहचाननी होगी कि हम इसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी। फिर सामान्य क्षेत्र की व्यवस्था, यानी हमें एरिया डिसाइड करना होगा कि किस एरिया पर हम अपने सिस्टम अप्रोच को फॉलो करेंगे, और उसके बाद समस्या क्षेत्र का निर्धारण, यानी हमारा उसका टारगेट प्लानिंग क्या है, जो टारगेट एम है वो या प्रॉब्लम है टारगेट, वो देखनी पड़ेगी, और उसके तहत हम प्रणाली विश्लेषण को समझेंगे। अब प्रणाली विश्लेषण के 7 चरण रमन सर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और लुम्सडेन के अकॉर्डिंग 5 चरण हैं। प्रणाली को, यानी पूरी शैक्षिक तकनीक को लुम्सडेन ने 3 प्रकार में बांटा है। इसको कहते हैं तकनीकी, प्रथम तकनीकी जिसे हार्डवेयर आता है, द्वितीय तकनीकी जिसमें सॉफ्टवेयर आता है, और तृतीय तकनीक में सिस्टम अप्रोच आता है। अब इन सिस्टम अप्रोच के डिसीजन करते समय हमें किस चीज पर वैल्यू करनी होगी, हम किस पैरामीटर पर इसको देखें, तो हमारे मानदंड 4 हैं। इसमें सबसे पहला है कार्यकुशलता का मानदंड। हमको देखना होगा कि इफिशिएंट कितना है, जो हम इकोनॉमी ले रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए वर्क इफिशिएंट है कि नहीं, हमारे काम को पूरी तरीके से फॉलो करने वाली है कि नहीं। दूसरा है एक्सपेंडिचर कितना है, यानी उस प्रणाली को यूज करने में हमें खर्च कितना आता है। हमें देखना होगा कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छी प्रणाली हम यूज करें, जिससे कि हमारी शिक्षण विधि अच्छी रहे। और फिर है यूटिलिटी, उसको हम जब अपने सिस्टम में लाएं, भले ही वो टीचिंग का हो, भले ही वो रिसर्च का हो, भले ही वो किसी अध्ययन का हो, तो हमें ये देखना होगा कि उसकी यूजफुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है। अगर वो हमारे लिए उपयोगी है तो हमें उसे लेना चाहिए, अगर उपयोगी नहीं है तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए। यानी जरूरत के आधार पर हम डिसीजन लें कि वो प्रणाली ठीक है कि नहीं। और नेक्स्ट है उसके ऑपरेशन में समय कितना लगता है। अगर 45 मिनट की आपकी क्लास है और सिस्टम ही लगाने में आपको 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो फिर आप उसको यूज मत करिए। आपको मतलब परसेंटेज, अगर टोटल परसेंट समय का 10% अगर वो यूज ले रहा है तब तो ठीक है, इकोनॉमिकल है समय के अकॉर्डिंग, अदरवाइज वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये 4 हमारे मानदंड होते हैं जिसके आधार पर हम सिस्टम अप्रोच को इवैल्यूएट करते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है और यूजेबल है कि नहीं है। तो यहां पर हमने सिस्टम अप्रोच पे डिस्कस किया। शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूपों में अगर हम देखें तो शैक्षिक तकनीकी को 4 भागों में बांटा गया है, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके में मैंने आपको इनके नाम दिए हैं। यहाँ पहला नाम है शैक्षिक शिक्षण तकनीकी का, जो कि टीचिंग मेथड्स के साथ है, टीचिंग टेक्निक्स का है। तो यहाँ पर टीचिंग टेक्निक्स में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें हर्बर्ट, गैरिसन, डेविस और ब्रूनर का नाम आता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि शिक्षण तकनीक में पढ़ाने की विधि के संबंध में तकनीकी का प्रयोग है, तकनीकी का प्रयोग है। और इसमें विशेष ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसमें सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विज्ञान के नियमों को पढ़ाना, विज्ञान के नियम, इन चीजों को पढ़ाने में हमें शिक्षण। 1971 में जो एक रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेविस का 1971 में ये शिक्षण तकनीकी के विषय में योगदान। स्नातक तकनीकी वो है जिसमें छोटे छोटे खंडों में कार्य एवं सिद्धांतों को बांटकर बच्चों को सिखाया जाता है, सिद्धांतों को बांटकर शिक्षण किया जाता है। इसमें ये याद रखना है कि छोटा छोटा टास्क होता है, जैसे कि आप कहीं पर किसी भी जगह पर अगर कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं तो देखा होगा पहले आपका नाम पूछता है, फिर नाम डाल देते हैं, तो फिर आप पिता का नाम पूछता है, फिर पिता का नाम डाल देंगे फिर। तो यही चीज अनुदेशनात्मक तकनीक है, इंस्ट्रक्शनल है, जो आपको
आदेश देता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या करना है। तो अगर एक ऐसा कोई सिस्टम बना दिया गया, जैसे बच्चे से हमको उसका पूरा बायोडाटा लिखवाना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको पहले नाम अपना लिखो, फिर पिता का नाम लिखो, फिर इनका नाम लिखो, फिर अपनी डीओबी लिखो, फिर अपना ये लिखो, फिर ये लिखो, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, हम उसको भरवाते जाते हैं ना, और वो लगातार भरता जाता है। तो वो छोटे छोटे खंडों में है, और जहां कहीं भी वो कुछ गलत करता है वहीं पे तुरंत इंस्ट्रक्शन आता है, यहाँ पे ये नहीं करना है, ये भरिए। तो वो इसमें हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बच्चे के विशेष व्यवहार का अध्ययन। और जब हम इसको अध्ययन कर लेते हैं तो अध्ययन में देखिए इधर, अगर बच्चे ने राइट किया है, सही किया है, तो उसे हम क्या करेंगे, पुनर्बलन दे देंगे, रीइंफोर्समेंट दे देंगे कि हाँ उसने ठीक किया है। और अगर उसने रॉन्ग किया है, कोई चीज गलत की है, तो उसे हम फीडबैक दे देंगे, और फीडबैक के बाद उसे दोबारा से रीडू करने के लिए बोलेंगे। तो ये हमारी स्टेप बाय स्टेप एक तकनीकी होती है, जिसमें बच्चे से हम किसी ना किसी काम को करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद वो आगे चला जाता है। अब यहां पर एक चीज और समझना है आपको, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने बच्चे को अभ्यास दिया, यानी बच्चे ने क्या किया, अभ्यास दिया। अब इस अभ्यास की हम जांच करेंगे, जांच के बाद हम उसे सही होने पर टिक कर देंगे, और अगर वो रॉन्ग है तो उसमें जो करेक्शन कहते हैं आप, उसमें हम संशोधन कर देंगे। इसके माध्यम से बच्चे में स्थायी व्यवहार का परिवर्तन हो जाएगा, स्थायी व्यवहार परिवर्तन। और यही हमारा बिहेवियरल तकनीकी होता है। प्रारूप का मतलब होता है, यहां पर हम एक डेटा रखते हैं, एक इंस्ट्रक्शन रखते हैं, एक कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिसमें संप्रेषण होता है। जो बात उसे हमें देनी है वो संप्रेषण कौशल में रहती है। अगर हमें कोई उसे नॉलेज देना है तो वो संप्रेषण कौशल में रहेगा, और अगर वो चीज कराने के लिए हमें किसी की जरूरत है तो हम उसे प्रशिक्षण में ले जाएंगे, प्रशिक्षण कौशल। यानी जो काम हमें बच्चे से कराना है, अगर वो काम बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उसके लिए उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे, और ट्रेनिंग उसकी आगे पूरी कंप्लीट करके बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर लेकर के हम आते हैं अपना प्रणाली विश्लेषण। हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने जो बच्चे को बताने की कोशिश की, पीछे जो प्रणाली विश्लेषण हमने बताई थी। अब यहाँ पे देखिएगा, अनुदेशनात्मक प्रारूप के कितने भाग हो गए, 1 2 3, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 2 चरणों में बटा होता है, फीडबैक और स्वतंत्र नियंत्रण। बच्चे में खुद का सेल्फ कंट्रोल होता है, बच्चे को खुद से पता होता है कि उसको कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से उसकी स्टडी में डिस्टरबेंस हो, और यहां पे फीडबैक देते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम टीचिंग में ध्यान देते हैं, या कंप्यूटर की मदद से हम शिक्षण प्रक्रिया को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर के चलते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कितने तरीके का हो सकता है, कंप्यूटर का प्रयोग कितने तरीके से किया जा सकता है। तो बड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्या कोई बताएगा कितने तरीके से किया जा सकता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर का प्रयोग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, हम अनुसंधान के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, यानी हम रिसर्च के रूप। उसके बाद प्रबंधन, दूसरा काम है कि हम कंप्यूटर का प्रयोग प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। तो प्रबंधन का मतलब हम मैनेजमेंट में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा तरीका है, हम शिक्षण प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, टीचिंग प्रोसेस में कर सकते हैं।
तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कितने तरीके से किया जा सकता है या किस तरीके से करेंगे, तो कंप्यूटर का प्रयोग हम 3 तरीके के उसमें करेंगे। अब कंप्यूटर के कितने पार्ट हैं? कंप्यूटर का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं कंप्यूटर के? ऐसे नहीं चलेगा, वो उसमें वो तीन ही इनपुट आउटपुट प्रोसेस, 3 वो हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके यहां पर आप 5 भाग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो खंड हैं। अब यहां पर पहला क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल यूनिट। ये 5 तरीके के खंडों में कंप्यूटर काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अदा। ये प्रोसेस है, इसको प्रक्रिया बोलते हैं। आउटपुट को हम प्रदा बोलते हैं। स्टोरेज को हम भंडारण कहते हैं और कंट्रोल यूनिट को नियंत्रण यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप ये समझिए कि जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम कंप्यूटर यूनिट से इस चीज को देखना चाहते हैं, एक प्रोसेस में देख लें कि सपोज ये इनपुट आउटपुट प्रदा और भंडारण क्या है, तो हमको नहीं पता है कि 4 × 4 कितना होता है। तो हम अगर 4 × 4 चेक करना चाहते हैं तो ये चीज हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, कीबोर्ड पे टाइप कर देंगे, और जब ये चीज हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो वो अदा है। इसको हमने डाला कहां? प्रोसेस पे। जब हमने इंटर दबाया तो वो प्रोसेस पे गया। अब वो प्रोसेस होकर के हमको मॉनिटर पे दिखाएगा 4 × 4 = 16। अब हम चाहते हैं कि इसको हम हमेशा बार बार ना कहना पड़े, इसको हम सेव कर लें। तो जब आप Ctrl Ctrl S दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो हमारा कंट्रोल यूनिट रखा हुआ है वो पूरा इसको क्या करता है? मैनेज करता है और इस पूरे प्रोसेस को काम कराता है। तो वो हमारा मैनेज यूनिट होता है और उसी के माध्यम से हमारा कंप्यूटर काम करता है। जो गणना ब्यूरो बना 1951 में, हमारा एक गणना ब्यूरो की स्थापना हुई जो इसका काम था आंकड़ा संग्रह करना, आंकड़ा संग्रह करना। अब यहां पर कंप्यूटर नहीं आया, अभी ध्यान रखिएगा, यहां CIA नहीं है, ये शुरुआत में मैनुअल वर्क हुआ करता था हमारा। उसके बाद जब ये चीजें बनी तो हमारे यहाँ CIA जो आया वो 1961 में CAI का प्रयोग हुआ है। तो CAI 1961 में आया, जिसे कि हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहते हैं, और इसे इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले अध्ययन किया, और इसके लिए प्लेटो नाम का आप तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो ये नियंत्रण डेटा हैं, इसके बाद कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो 1951 में गणना ब्यूरो, जिसका काम था आंकड़ा संग्रह करना, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बाद में 1961 में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ने डेटा संग्रह के लिए प्लूटो नाम के एक सिस्टम का डेवलपमेंट किया, और भारत में लॉरेंस स्टॉलरॉ और डैनियल डेविस, जिन्होंने कंप्यूटर लर्निंग के क्षेत्र में इस पर डिस्कस किया। सॉरी, मैं ये भारत में कह रहा हूं, ये ऑल ओवर है, ऑल ओवर वर्ल्ड की डेटा है, ठीक है। तो यहां पर हम ये CAI की बात कर रहे हैं, और जो CAI है, CAI 3 तरीके से काम करता है। पहला तरीका होता है लीनियर, इसमें बच्चे को ऐसे काम करना होता है कि जैसे ये एक वर्क है, फिर ये दूसरा वर्क है, फिर ये तीसरा वर्क है, फिर चौथा वर्क है, जैसे आप क्वेश्चन करते हो, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या होता है, दूसरे तरीके का जो प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा? ब्रांचिंग प्रोग्राम होगा। जैसे कि आप ऐसे चल रहे हैं, अब 3 ब्रांचें आपके सामने आएंगी, आप पहली ब्रांच में किसी एक ब्रांच को पूरा करके आएंगे,
फिर आप वापस से आएंगे, फिर आप ये वाला पूरा करेंगे, फिर आप ये वाला पूरा करेंगे। इस तरीके से ब्रांचें होंगी। और जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है, प्रोग्राम्ड लर्निंग में आपके पास पूरा सेटअप होता है और आप उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका CAI 3 पार्ट में डिवाइड है, लीनियर, ब्रांचिंग एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग। में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम ई लर्निंग या ई अधिगम कहते हैं। ई अधिगम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई करना। हमारे समय में बहुत समय पहले इस तरीके की डिवाइसेस नहीं थी, लेकिन जब से हमारा नेट और मोबाइल जो कि स्मार्टफोन हुए हैं, स्मार्टफोन के साथ ही आपकी जो वीडियो कॉलिंग एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सुविधाएं आ जाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, इस तरीके की जो ई स्टोर, ऑडिबल, ई बुक, ई विद्या, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जिनको OER कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनकी स्टडी हमारी ऑनलाइन माध्यम से होती है। अब ऑनलाइन माध्यम से होने वाले इन समय में इसके हमें एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज देखने होंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम एडवांटेज पे देखें तो एडवांटेज में है टाइम सेविंग, टाइम बच रहा है, इजी एक्सेस होता है हमारे पास, कंफर्टेबिलिटी रहती है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, और पांचवा है वाइड रेंज ऑफ चॉइस होती है आपके पास, आप जहां पर चाहें वहां पर पढ़ सकते हैं, जिससे चाहें उसी से पढ़ सकते हैं। यानी इस माध्यम से अब आप दिल्ली में बैठे बंदे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, उनके क्लासेस ले सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है, इसके कारण ये हमारी प्रॉफिट्स हैं, हमारे फायदे हैं। यानी ये समय की बचत, आसान पहुंच, कंफर्टेबिलिटी, सरलता रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी है यानी लोचकता है, हम जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जिस समय चाहें हम बंद कर सकते हैं, और वाइड रेंज ऑफ चॉइस है, हमारे पास विकल्प होते हैं। ठीक है। अब हमारे डिसएडवांटेज में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यानी हमें नेट कॉन्शियस होना होता है।
दूसरा, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और तीसरा है कि हम जो हमारी जिसे कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्पोज्ड, उनको हम दूसरा उनका गलत यूज कर सकता है। चौथा हो सकता है सुइटेबल कंटेंट फाइंडिंग इज डिफिकल्ट, बच्चा इतना वो कंटेंट फाइंडिंग इज डिफिकल्ट, बच्चा इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो हर समय वही चीज़ देखे। जैसे आप लोग हैं, अच्छे वीडियोस को ना देख करके बेकार की रील्स और चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी डिसएडवांटेज है। ई विद्या तभी हो पाएगी जब आप सेल्फ कंट्रोल प्लस सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नीडेड। आपको अपनी खुद की जागरूकता जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी ई विद्या या ई लर्निंग का चैप्टर खत्म होता है। यूनिट फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली यूनिट में। थैंक यू।